अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन तीन इश्यूज़ पर बात करूंगा उनमें सर फहरिस्त अली अमीन गंडापुर की एक भड़क है जो उन्होंने अवाम को बल्कि भड़काने की कोशिश की है। दूसरा इशू सिंध में जारी डाकू राज और इसका सरपरस्त कौन। तीसरा आपके जो मसाइल हैं जो आपकी ईमेल्स आती हैं उनमें से कोई दो तीन अहम बातें हैं जिनमें से एक जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से एक अहम खुशखबरी है। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले आपको रिमाइंडर कि चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरा टल्ली ऑन करें। अच्छा, टल्ली ऑन करने से मुझे याद आ गया कि जो एक ईमेल का जवाब मैं इधर ही दे देता हूँ। वो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाहिद महमूद साहब, और उन्होंने कोई मुझे एक ईमेल की थी इंसुलिन के हवाले से कि इंसुलिन के हवाले से लोग या जो दवाई देने वाले हैं वो बात कर रहे हैं कि डॉलर महंगा होने की वजह से गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर रही या स्लो कर रही है, कोई इस तरह के मसाइल जो हैं उसके हवाले से उन्होंने अपना इशू रेज़ किया था कि ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है। वो बताते खुद एक इसके पेशेंट भी हैं। कंपनीज़ का दावा है कि गवर्नमेंट जो है वो डॉलर की वजह से इंपोर्ट करने डॉलर के जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसकी वजह से इंपोर्ट करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रही है। तो ये जो बड़ी एक मज़हक़ाही सूरत हाल है, आप इस पर जो चीज़ों का पता करें और मुझे बताएं। तो नाजरीन, जो डॉक्टर साहब मैंने इस हवाले से जो मुतलका लोग हैं उनसे पता किया है और उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ये चीज़ जो है ना इंसुलिन ये इधर अवेलेबल है, इम्पोर्टेड भी अवेलेबल है और अब जो है ना एक पाकिस्तान लेवल पर भी तैयार हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने इवन जो बांग्लादेश से भी उसकी इंपोर्ट को फैसिलिटेट किया है। बेसिकली एक जो हमारी अबूरी इंतज़ामिया थी केयर टेकर, उसमें एक अहम ओहदेदार जो उस टाइम के जो वज़ीर थे, वज़ीर साहब डॉक्टर नदीम जान, उनसे मैंने पूछा क्योंकि अभी ताज़ा फ़ारग हुए हैं, तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ें मिल रही हैं तो मेरे ख्याल है कि आप तक पहुँच रही होंगी। आपकी बात इस हद तक दुरुस्त है कि 2-3 दफ़ा एक साल में शार्टेज हुई और यही वाला मामला जो आपने रेज़ किया कोई ऐसा था। बेसिकली साथ एक चैलेंज ये आ रहा होता है कि जब डॉलर अप जाता है तो फिर दवाइयों की कीमत बढ़ानी पड़ती है। जो चीज़ें इंपोर्ट होती हैं जब वो दवाइयों की कीमत बढ़ाती हैं तब भी एक तनाज़ा खड़ा होता है। तो ये कोई एतराज़ आ रहा था और जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं वो जो इंपोर्ट कर रही थी उन्होंने ड्रैप को इस बारे में कहा था कि डॉलर महंगा होने की वजह से अब हमें क़ुव्वत ख़रीद जो है हमें जो वो महंगी पड़ रही है, तो आप इसकी कीमत भी बढ़ाएं। तो वो नहीं बढ़ा रहे थे, तो वो इस तरह के इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन ये अभी मुयस्सर ज़रूर है। और अगर कोई शॉर्टेज का इशू दोबारा आया तो आप ज़रूर इस बारे में हाईलाइट कीजिएगा। तो वापस हम आते हैं जो अली अमीन गंडापुर की तरफ। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जो रिश्वत मांगे उसका सर फोड़ दो। ये इंतहाई मुतनाज़म किस्म का बयान है। एक आम आदमी सोचता है वाह भाई वाह, गंडापुर क्या कमाल कर दिया है भाई, शेर का बच्चा निकला है, मर्द का बच्चा निकला है। अब ज़रा इमेजिन करें कि कल कोई यही काम जो है वो गंडापुर के साथ कर दे। उन्होंने साथ ये भी बात की है, उन्होंने कहा जी कि आप पहला बंदा मार दें। मतलब उनको पता है कि जब उसका सर फोड़ना है किसी वट्टे के साथ, ईंट के साथ, तो चांसेस ये हैं कि वो बंदा मर भी सकता है। तो फिर आप उनके घर वालों को भी समझाएं कि मैंने इसको जहन्नम की आग से बचाया है, मैंने इसको इसी दुनिया में इसकी सज़ा मिल गई है। वैसे कमाल है, कमाल है, यानी कि किस किस्म की जहनीत के लोग जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं। और ये वो जमात है जिनके बारे में तासर ये है जी कि पढ़े लिखे लोग, नौजवान तबका, हमारा जो एक तब्दीली पसंद तबका है वो इस जमात की एक हमायत करता है कि जिसने इस तरह के लोग जो हैं उनको अपना चीफ मिनिस्टर मुकर्रर किया है। और अब ज़रा इमेजिन करें कि फिर तो कोई बंदा किसी ने बदला लेना हो तो वो जाएगा, वो कहेगा जी कि इसने मेरे से रिश्वत मांगी है तो मैं उसका सर फोड़ दिया, मैंने मार दिया। कल जो है वो कल कोई गंडापुर के पास जो है वो इसका सर फोड़ दे, वो कहे जी कि गंडापुर मेरे से रिश्वत मांग रहा था। अब जो जिसका आपने सर फोड़ा या जिसको आपने मार ही दिया उसने तो आगे आपको बताना भी नहीं है। और दूसरी बात यह है कि क्या ये अगर ये लोगों ने अपने लेवल पे मामला तय करने हैं तो तुसी हुकूमत की लैन आए हो भाई। आप जो है हुकूमत करने के लिए आए हैं, आप घर जाएं, दफ़ा हो जाएं। आप जो है यानी कि ये सारा जो सिस्टम है वो इसीलिए बनाया जाता है, अदालतें इसीलिए होती हैं कि कोई चीज़ें कोई किसी जगह पे मेडिएशन हो, दोनों साइड्स का मौक़िफ़ सुना जाए फिर तय किया जाए। तो ये इंतहाई बेहुदा किस्म का बयान है। आई डोंट नो कि इस पर गंडापुर के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि गंडापुर जो है ख़ुद को हाजी हैं,
ठीक है, मैं अब जो है उस पर कोई मज़ीद बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये ना हो कि कल इनकी तरफ ही कोई बंदा बढ़ जाए जी कि मैं जो है यानी कि इन्होंने मेरे से फ़लान टाइम पे मांगी थी तो मैं आज बदला लेने आया हूँ क्योंकि गंडापुर ने मुझे कहा था। अभी तो हम ये जो ब्लास्फेमी के केस हैं और बाकी केस हैं उनसे नहीं निकल पा रहे, उधर भी लोग इसी तरह चल पड़ते हैं, को अपने लेवल पे बदला लेने की कोशिश करते हैं, कवानीन मौजूद हैं, हम अभी उधर से नहीं निकल पा रहे। ये को बंदा एक नई तरफ लोगों को भेज रहा है, खुदा का खौफ करें यार। तो ये इंतहाई एक बड़ा एक दिल दुखाने वाला एक और इंतहाई मज़ का है इस किस्म का बयान है, और इस तरह के लोगों की और इस तरह के बयानात की खुद हौसला शिकनी करनी चाहिए। तो अब हम दूसरी तरफ आते हैं जी कि दूसरा जो एक हमारा इशू है बड़ा एक संगीन मसला है। मुझे सिंध से कई दोस्त जो हैं वो उनकी ईमेल्स आती रही हैं, कई जो सहाफ़ी दोस्त हैं जो अंदरूनी सिंध से हैं वो मुझे मैसेजेस भी करते रहे हैं। हमारे एक जो नाज़र थे उन्होंने मुझे कश्मीर से ईमेल की, मेरे कोई और दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं वो भी उनकी भी ईमेल आई हैं। अब ये है कि उधर जो है ना एक डाकू राज चल रहा है जो अपर सिंध है उसमें, अंदरूनी सिंध में, और शाम के टाइम जो है उधर सिर्फ डाकू ही डाकू होते हैं, और बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि जिधर जो पुलिस के कानवाय हैं वही उन्हीं के साथ आप जाके को हैरियत से पहुंच सकते हैं, अदरवाइज़ आप डाकुओं की नज़र हो जाते हैं। डाकुओं ने बहुत सारे लोग अगवा किए हुए हैं, उनसे तावान भी मांगते हैं, उनका हनी ट्रैप का भी सिस्टम है। जो पंजाब से और जो कराची से लोग हैं उनको किसी ना किसी बहाने को लालच दे के कि मैं ट्रैक्टर अगर आपने ख़रीदना है या गाड़ी है कुछ सस्ते दामों बता दी, वो बंदा उधर आता है, वो काबू आ जाता है, फिर वो तावान दे के निकलता है। और ये तो दूर के लोगों की बात है ना जो किसी हद तक अवॉइड कर सकते हैं। और वो जो लोग उधर गुटकी के जो मीरपुर के या जो ये कश्मीर का इलाका है, ये जो लोग उधर मौजूद हैं इनके लिए तो और ज़्यादा एक अजाब है, और ये बहुत ज़्यादा अजाब है। और इस पे मैंने पुलिस वालों से भी बात की। पुलिस वालों का मौक़िफ़ ये है जी कि ये उनका ये ख्याल है कि अभी ये जो डाकुओं वाला फिनोमेना है ये शुरू से था। आप ज़रा देख लें कि इधर जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब जो एक गरीबों के बड़े प्रस्तार हैं या प्रचार करने वाले हैं या उनके हकूक़ के लंबरदार हैं, उनके इलाके में जो उनका एक मेन स्ट्रांग होल्ड है जिधर से वो सिक्काबंद सीटें ले जाते हैं, उधर ये मसला जो है वो साल हर साल से चल रहा है। और उन्होंने कहा जी कि इस पर हमने कोई इलेक्शन से कुछ 4 माह पहले काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, जो कि आईजी साहब आए हैं जो जिन्होंने जो निगरान दौर में आए थे, अभी उधर ही हैं राजा रिफत। तो उन्होंने कहा जी कि हमने को काबू पा लिया था, लेकिन यह है कि इलेक्शन के दिनों में फिर मसला आ गया क्योंकि लोगों को जो पिकट्स हैं जो पुलिस चौकियाँ हैं उधर से हटा के तो उनकी इलेक्शन पे ड्यूटियाँ लगी, तो डाकू जो हैं वो फिर दंदराना शुरू हो गए। लेकिन जवाब में मेरे एक और जर्नलिस्ट दोस्त हैं, उनका ये कहना था जी कि जो मेरे पास इतलात हैं वो ये हैं कि जो मुख्तलिफ वडेरे हैं उन्होंने डाकुओं से अपील की कि जब तक ये इलेक्शन नहीं होते आप प्लीज़ कोई थोड़ी देर जो है ना आप सीज़ फायर करें या आप ये अपनी हराम तोपी छोड़ें, ये मामला जो है इनको ज़रा रोकें। अब ये मसला बड़ा एक संगीन है और मेरी कई जर्नलिस्ट हैं उनसे बात भी होती है, तो मैं उनको पूछता हूँ कि ये हो क्यों रहा है, तो वो दोनों को एक वडेरों को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं, वो पुलिस को भी ज़िम्मेदार ठहराते हैं। वो कहते हैं जी कि जो उधर पुलिस है उधर बाकायदा रेट लगते हैं कि कोई आपने डीपीओ लगना होगा तो उसका रेट है, और उधर से स्मगलिंग का माल भी आता है, इरानियन जो ऑयल है वो भी आ रहा होता है, उधर से कोई इंडिया से कोई गुटखा वगैरह आ रहा होता है, उसकी जो स्मगलिंग है और उस पर मंथली लगी हुई है। फिर एक रेट के साथ कोई डीपीओ भी उधर लगता है और फिर उसने भी आगे जो है एक मंथली पे करनी होती है। और डाकुओं के साथ एक तो ये है कि वो इस वजह से उनका डाकुओं की फ़िक्र नहीं है, यानी कि जो जिस ड्यूटी पे लगे हुए हैं वो जब तक मंथली ऊपर जा रही है तो उस टाइम तक कोई और मसला नहीं होता। बाकी ये है कि जो डाकू हैं डाकुओं के साथ भी उनके मामलात होते हैं, इस हद तक होते हैं कि जो मुख्तलिफ थाने हैं उधर कौन सा SHO लगवाना है, डाकू जो हैं वो अपने इलाकों में बंदे अपने लगवा लेते हैं, ये भी एक चीज़ है। अच्छा, दूसरा एक जो चीज़ आ रही है वो ये है कि जो वडेरे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि अगर वडेरे इस डाकुओं के साथ शरीके जुर्म ना हों तो क्या बात है कि जो लोग अगवा होते हैं, कोई अमीर लोग अगवा होते हैं लेकिन वडेरे नहीं होते, यानी कि वडेरे जो हैं वो अपने आप को बचा के रखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो उनके साथ मिले हुए हैं तो उनकी सरपरस्ती करते हैं। और उसका एक बड़ा सबूत ये है कि अगर ये बिलावल की पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो ये कब से मेरे ख्याल 2008 से लेके तो मुसलसल अब इनकी हुकूमत आ रही है, और यानी कि 3 द्वार गुजार चुके हैं, चौथा जो इनका शुरू होने वाला है। तो ये अगर डाकुओं पर नहीं कंट्रोल कर सकते तो इन्होंने क्या करना है।
बाकी हर जगह पे इन्हें दहशतगर्दी की बड़ी फिक्र रहती है। अपने इलाके में यार देख लो, बहुत जुल्म हो रहा है, यानी कि लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। तो अगर आप इसी तरीके से, इसी पैट्रोनेज के कल्चर से लोगों से वोट लेते हैं तो आफरीन है, यानी कि वोट देने वालों पर भी, और कमाल है आप पर भी कि आप इस तरीके से लोगों से काम अपने ले रहे हैं। तो डाकुओं के हवाले से जी ये बड़ा एक संजीदा इशू है, और इसको बड़ा एक संजीदगी के साथ लेने की ज़रूरत है। तो हम आगे अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे एक और कोई एक व्यूअर हैं, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो है उधर से, उन्होंने मुझे पुर्तगाल से एक आरिफ साहब हैं, उन्होंने पुर्तगाल से मुझे एक ईमेल किया। उन्होंने कहा जी कि मैं ਤੁਹਾਡਾ रेगुलर लिसनर हाँ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ जर्नलिज्म बड़ी पसंद करना, थैंक यू। तो उन्होंने कहा जी कि आप चूँकि ओवरसीज़ के प्रॉब्लम भी हाईलाइट करते हैं। अच्छा, मैं वैसे जो अंडरसीज़ हैं और ओवरसीज़ दोनों को मैं हाईलाइट करता हूँ, जो पाकिस्तान में भी लोग हैं उनके भी हाईलाइट करता हूँ, जो बैरून मुल्क हैं लोग उनके भी बड़े मसाइल हैं बेचारों के। तो मुझे खुशी होती है कि अगर मैं, अल्लाह ताला ने मुझे ये पोजीशन दी हुई है कि जिधर मैं आपकी आवाज़ मुतलका लोगों तक पहुँचा सकूँ। तो उन्होंने कहा जी कि जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो है ना, ये बड़ा सीरियस मसला है। अगर कोई बंदा एक दफ़ा एक्यूज़ हो जाता है, वो जैली है या हकीकी है, और पुलिस जो है फिर उसका नाम अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में रखती है, और ये जो है ना, ये 60 साल के बाद ये ख़त्म होता है, और ये बड़ी एक नॉनसेंस हरकत है। और दूसरा, वैसे उन्होंने पॉइंट और बड़ा एक अच्छा रेज़ किया। उन्होंने कहा जी कि अब ये देख लें कि ये जो पॉलिटिशियन है, ये 5 साल के बाद इलेक्शन लड़ने के काबिल हो जाते हैं, इनके सारे दब्बे धुल जाते हैं। हमारा जो है, अगर कोई बंदा किसी पे कोई जैली भी केस बना हो तो उससे जान नहीं छूटती। तो आरिफ साहब, मैंने आपका इशू जो है वो मैंने कुछ मुतलका लोग जो हैं उनसे मैंने चेक किया है, पंजाब से भी चेक किया है, और मुझे ये पता चला है कि उन्होंने कहा जी कि हम इस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। हमने इस सिलसिले में 8 मीटिंग्स की हैं। 8 मीटिंग्स का उनका मतलब ये था कि ये पेचीदा अमल है, चूँकि उसमें कानून इन्वॉल्व होता है, उसमें अदालतें इन्वॉल्व होती हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि शहरी इसकी वजह से सफ़र करते हैं। अब यह है कि हमने उसका हल निकाल लिया। उसका हल ये है कि अगर किसी पर कोई एक झूठा केस बनाया जाएगा या झूठा बनता है, बाज़ औक़ात होता है एक फ़ेक FIR होती है, जिस तरह आपने केस किया, और वो अगर पुलिस लेवल पर उधर ही को पुलिस उसको बाद में कैंसिल कर देती है या आगे अदालत में जाके कैंसिल हो जाती है, तो हम जो है उसको उस पर फिर रिकॉर्ड में शो नहीं करेंगे। ठीक है, कि उसमें अगर कोई चीज़ साबित हो जाती है तो उसको हम रिकॉर्ड में शो नहीं करेंगे। एक होता है जी कि वैसे कोई बंदा एक केस में था, और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि वो उससे निकल जाता है, लेकिन इतना वो मासूम होता नहीं है। बाज़ औक़ात होता है ना, आपको पता है कि अदालतों में कोई एक टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक मर्डर का केस है, उसमें कोई बंदा उसने मर्डर किया होगा लेकिन वो कोई लैक ऑफ एविडेंस की वजह से निकल गया। तो इस तरह के जो केसेस हैं वो किसी ना किसी स्टेज पे चल रहे होते हैं। तो इस तरह के लोगों को तो क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मसलन कोई बंदा रेप के केस में मुलव्वस है या कोई दहशतगर्दी के केस में मुलव्वस है, उसने 10 बंदे मारे हुए हैं, कोई और, लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पा रहे, या अभी बाज़ का एविडेंस लैक कर रही होती है लेकिन एक केस स्ट्रांग होता है। तो इस तरह के केसेस में तो हम उनको एक क्लीन चिट नहीं दे सकते। लेकिन यह है कि ये जो आमतौर पे ख़ुद साख्ता किस्म के झूठे मुकदमे बन जाते हैं, लोगों को उलझा दिया जाता है, वो अगर पुलिस लेवल पे ख़त्म हो जाते हैं, उनकी बेगुनाही साबित हो जाती है, उनकी बेगुनाही साबित हो जाती है, और वो आगे अदालत में जाके उसको फार्मलाइज़ कर लिया जाता है कि उनकी बेगुनाही साबित हो गई है, तो उनको हम रिकॉर्ड में शो नहीं कर रहे, और ये हमने सिस्टम शुरू कर दिया है। तो मेरा ख्याल है कि आपको ये जानकर खुशी हुई होगी। बाकी जो लोग हैं उनका भी ये बड़ा मसला है, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने होते हैं उनको ये चैलेंज आ रहा होता है, वेरीफाई कराने होते हैं उनको ये चैलेंज आ रहा होता है पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट का। लेकिन अगर आपको लगे, या ये मेरे सुनने वालों में से किसी को लगे कि ये चीज़ अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो आप अपना ज़रूर इस हवाले से एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं फिर दोबारा चेक कर लूँगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।